हाँ तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एक और नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ऐसा मान के हम चल रहे हैं और चलनी भी चाहिए भाई। ठीक है, एग्जाम टाइम आने वाला है, सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, जितने घंटे पढ़ना उतने घंटे आपको पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी काम आपका आ जाए, है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारी क्लास शुरू करने वाले हैं हमारा क्या सिस्टम रहता है। भाई पहले हम पूरा बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी पहले से नहीं आता, क्योंकि इस बार ऐसा कर दिया कि मैथ का लेवल का पूछ लिया है आप लोगों से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई 10th के बाद सीधा मैथ नहीं लेते हैं, मान लो कॉमर्स या कुछ अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, तो उन लोगों को भाई उन्होंने मैथ का छोड़ा हुआ है। आप खुद दिमाग लगाओ, अब इतना मैथ पूछ लिया है, ठीक है, तो फिर उनको दिक्कत जाती है। तो इसलिए हम क्या पूरा बेसिक्स उठाते हैं ना। जिन लोगों का बेस अच्छा है वो थोड़ा आगे बढ़ के वीडियो देख सकते हैं, और जिनका बेस अच्छा नहीं है तो यहाँ ये वीडियो सब लोगों के लिए अच्छे से होने वाली है। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते क्लास शुरू करते हैं। सांख्यिकी और प्रायिकता, इसमें पूरा डेफिनेशंस दी गई, आपको कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपने यहाँ से पढ़ लिया, फिर आपको इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि भाई आप डेटा कहाँ से इकट्ठे करोगे, कहाँ से नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, कहीं परिभाषाएं मिल रही हैं, कहीं भी मतलब फॉर्मूला नहीं मिल रहे, क्या क्या ढूंढे भाई, सब कुछ आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई सांख्यिकी होती क्या है। ठीक है, सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह और वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि क्या किया, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसका फिर क्या करते हैं, कलेक्ट करके उसके बारे में हम क्या करते हैं, पूरी नॉलेज निकालते हैं। ठीक है भाई, तो इसका नाम ही है स्टैटिक्स, है ना। स्टेटस सबसे पढ़ा हुआ है, मतलब कि लोगों के बारे में जानना, डेटा इकट्ठा करना, जैसे अपन चुनाव करवाते हैं, सर्वे करते हैं ना, इसी टाइप से क्या है, इस चीजों का सर्वे करके एक डेटा कलेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, इसके बारे में इसमें व्याख्या की जाती है। प्रेक्षण क्या होता है? तो सांख्यिकी आंकड़ों का जो प्रत्येक पद है वो प्रेक्षण ही कहलाता है। मतलब जो भी हम आंकड़े प्राप्त किए हैं वो सब क्या है, प्रेक्षण है। बारंबारता क्या भाई, हमारे जो प्रेक्षण है वो कितनी बार आए हुए हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। यानी बार बार आना है, जितनी बार आता है हम क्या बोलते हैं, पद की बारंबारता कहते हैं। ठीक है, बार साड़ी कैसे बनाते हैं आपको सबको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो थोड़ा बेसिक्स ही है आप लोग पढ़ने के लिए, आप लोगों के लिए इसमें कोई नया ऐसा नहीं है कि आपको समझाना है, कुछ दे दिया हमने आप लोगों को पढ़ने के लिए। वर्ग की सीमाएं क्या होती हैं, सीमा के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, दो सीमा होती है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है भाई, वर्ग अंतराल क्या होता है? अंतराल तो आप जानते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो अंतराल है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह यहाँ पर होता है कि जो ऊपरी सीमा यानी उच्च सीमा और जो निम्न सीमा है उनका योग बट्टे 2 कर दो भाई, ठीक है, वो क्या आती है, हमारी वर्ग चिन्ह आ जाता है। संजीव बारंबारता आप जानते ही हो, किसी वर्ग की संजीव बारंबारता उस वर्ग या उस वर्ग तक के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है भाई। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा संजीव बारंबारता क्या होती है। माध्यक क्या होता है भाई? तो माध्यक तो आप जानते ही हो, ऐसा मापक जो क्या होता है, बीच का लेते हैं, है ना, बिल्कुल आंकड़ों के सबसे बीच के प्रेक्षण को हम क्या बोलते हैं, माध्यक कहता है। ठीक है, और माध्य लक्ष्य होती है, माध्य हमारा औसत होता है ना, कुल पदों के बटे कुल पदों की संख्या, ये हमारा माध्यक है। माध्यक मतलब कि मध्यिका भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मीडियन, केंद्रीय प्रवृत्ति आप जानते ही हो हमारा। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। समांतर माध्य यानी कि माध्य बोलते हैं इसको हम औसत भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम से आ जाता है, समांतर माध्य के नाम से या फिर माध्य के नाम से या फिर औसत के नाम से भी ये आ जाता है। ठीक है, एक हमारा क्या है, माध्यिका है, माध्यिका को हम माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माध्यक। ध्यान रखना, फर्क समझना, माध्य और माध्यक। माध्यक लग गया मतलब कि ये मध्यिका हो गई हमारी, क्या हो गई, ये मध्यिका हो गई। ठीक है, और बहुलक तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनको हल करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, तो तरीके आपको अच्छे से आना चाहिए, लेकिन एक एक तरीका कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपसे विधि तो पूछने वाले हैं नहीं भाई, आपको तो आंसर निकालना है, तो आंसर तो आप कोई सी विधि से निकाल सकते हो, तो सिंपल मेथड से हम आंसर निकालेंगे। ऐसे मान लो जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, मतलब कि आंकड़ों की बारंबारता ना दी गई, सिंपल सी बात समझो, जब बारंबारता ना दी गई हो तो हम क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, माध्य, माध्य का माध्य x बार से इसको डिनोट करते हैं, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या, तो x बार क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्य या फिर औसत या फिर समांतर माध्य। ठीक है, अगर आंकड़े वर्गीकृत हो, मतलब कि बारंबारता दी गई हो, अगर बारंबारता दी गई हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमें तो x जो मान दिए गए हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, f मतलब कि बारंबारता दी गई है, उसका गुणा करेंगे और गुणा करके फिर उनको जोड़ेंगे, और नीचे क्या है, वो फ्रीक्वेंसी का योग, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? पर यहाँ पर आपको विधि से मतलब नहीं है, पर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं तो अलग बात है। ठीक है, कल्पित माध्य और लघुत्तर विधि का नाम है लघुरीति या फिर पद विचलन विधि भी बोलते हैं। ये विधियों के फॉर्मूले आप लोग याद कर लो, क्यों हो सकता है आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछ ले। कैसे पूछ सकते हैं कि भाई लघुत्तर विधि या फिर लघुरीति या फिर पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य क्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोगों से।
कल्पित माध्य में क्या करते हैं, एक मान हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, स्वच्छ अपने मन से ले लेते हैं, इसको निकालते कैसे, x माइनस ए करके, ठीक है। और इसमें h का डिवाइड कर दो तो बन जाती है आपकी पद विचरण विधि, यानी कि लघु रीति विधि, ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन आपको बस एक विधि आना चाहिए, इससे हमारा काम एग्जाम में चल जाएगा। क्या होती है, सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कब होता है, जब बारंबारता ना दी गई हो, जब दी हो तो फिर यहाँ पर इंटू करके करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माध्य हम निकालेंगे इस विधि से, ठीक है। इनको सिर्फ आप फॉर्मूले याद कर लो, बाकी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर पता नहीं क्या हो रहा है, माध्य का यानी कि इसको हम माध्यक भी बोलते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों नाम अलग अलग है ना, माध्य अलग है और माध्य का माध्यक एक ही चीज है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, मतलब कि बारंबारता नहीं दी गई हो, जब बारंबारता नहीं दी गई हो तब आपके दो फॉर्मूले बनते हैं। कैसे, ऐसे आंकड़े दी गए हैं तो आंकड़ों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम में जमा देंगे, ठीक है भाई। जमाने के बाद क्या करेंगे, हम पदों को गिनेंगे, अगर पदों की संख्या सम है या विषम है ये चेक करना है हमको। पदों की संख्या विषम होती है तो फॉर्मूला होता है ऐसे मान लो n विषम है तो विषम में एक जोड़ दो तो n प्लस 1 हो जाएगा। जैसे विषम से क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, फिर दोबारा से भाग दे देंगे वे पद का मान। ऐसे मान लो 9 है तो 9 प्लस 1 बट्टे 2 यानी 10 बट्टे 2 यानी कि 5वें पद का मान, इस टाइप से। अगर आंकड़ों की संख्या सम हो तो फिर होता है 1/2 फिर ब्रैकेट में n/2 का पद और n/2 प्लस 1वें पद का मान, ठीक है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों या फिर वर्गीकृत हों, मतलब वर्गीकृत होते हैं इस टाइम पे, तो माध्य का जो सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। यहाँ पर कैपिटल F की जगह आप CF भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर होती है कौन सी, संचयी बारंबारता, ठीक है, कॉन्जुगेट फ्रीक्वेंसी होती है, हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। और L यहाँ पर क्या है, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, H हमारा अंतराल होता है वर्ग का, और F हमारे क्या है, मध्य का वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, मैंने बताया। F मतलब यहाँ पर कैपिटल क्या है, संचयी बारंबारता, यहाँ पर CF भी लिख देते हैं कुछ लोग, तो इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माध्यक के लिए वाला यूज करेंगे, माध्यक मैंने बता दिया। अगर पद ओनली पद दिए गए हमको तो ये वाला यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला आपको याद और करना है, किसका, बहुलक का, बस। बहुलक का हमारा फॉर्मूला कौन सा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मॉड, है ना। तो जब आंकड़े कैसे हो, वही अवर्गीकृत हो, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको ये देखना है कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। जो पद सबसे अधिक बार आता है, मतलब इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, बारंबारता मतलब बार बार आना, कौन सा पद सबसे ज्यादा आया है, यानी किस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही होता है बहुलक। लेकिन अगर हमें क्या दिया गया, बारंबारता दी गई हो साथ में, ठीक है, और आंकड़ों के साथ में, तो फिर लगाते हैं फॉर्मूला ये वाला, बहुलक z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पर आपको ये पता होना चाहिए कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो यहाँ पर सब लिखा है, पढ़ सकते हो आप। F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग की पहले वाले वर्ग की बारंबारता, याद नहीं होगा आपको तो ऐसे कर सकते हो, 0 शुरू करो, F0 F1 और F2। F1 जो हमारा है वो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग मतलब जिस वर्ग की बारंबारता ज्यादा है वो से बोलते हैं हम बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग है। तो ये क्या है, ये बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, वर्ग मतलब वर्ग अंतराल की, और ये क्या है, ये बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप याद कर सकते हो कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग, उसको नाम देंगे हम F1, उससे पहले वाले को F0, नीचे वाले को F2, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी हम करेंगे। और H हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग का चिन्ह या फिर अंतराल बोल सकते हो इसको, ठीक है, चिन्ह नहीं अंतराल ही होता है। चले, तो ये हमारी थोड़ी सी क्या थी, हमारी थोड़ी सी थ्योरी थी सांख्यिकी, पढ़ना इसमें कुछ नहीं। आपको क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बहुलक वर्ग क्या होते हैं, सॉरी, माध्य, मध्य का और बहुलक, तीनों के फॉर्मूले कर लो एक एक याद, ठीक है। चलिए, इसका हम करते हैं प्रायिकता की बात। प्रायिकता में कुछ परिभाषा दी गई है आप लोगों की, ये परिभाषा थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ जो मेन पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को, ये सब आप लोग पढ़ लेना, घटना बटना क्या होती है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेन पॉइंट हम इस पर आते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी कि कितने पॉसिबल संभव हमारे परिणाम है और कितने अनुकूल, मतलब कितने वो आप लोगों से पूछ रहे हैं, जो उसको बोलते हैं अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग याद करेंगे, हो सकता है इनमें पॉइंट में से डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ ले। क्या, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। मतलब अगर कोई घटना है वो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता हम क्या मानते हैं, जीरो। प्रायिकता मतलब क्या होता है, एक संभावना होती है किसी चीज की। ऐसे मान लो आपने दिया समाचार
आते हैं तो बोलते हैं कि भाई आज यहाँ पर बारिश की संभावना है, बारिश हो सकती है। तो वो अनुमान किससे निकाला जाता है? प्रायिकता से निकाला जाता है। कभी आपने मैच देखा है? मैच देखते हुए हम लिखते हैं कि भाई इंडिया की प्रोबेबिलिटी जीतने की संभावना कितनी है? 70%, इंग्लैंड की 30%, मतलब पाकिस्तान की 20%। ठीक है, तो वो क्या है? वो प्रोबेबिलिटी ही है, मतलब पुराने आंकड़ों के आधार पर कि पुराने किस रैंक पे कौन सी टीम है, उसके आधार पर क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। भाई ये वाली टीम के चांस इतने चांस जीतने के। चांस गड़बड़ हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन चांस वही होते हैं। लेकिन असंभव घटना कौन सी होती है? जैसे मान लो क्या दो टीम मैच खेल रही है, क्या दोनों टीमें जीत सकती हैं? नहीं, तो घटना संभव है। भाई मैं आपसे कहूँ दो टीम मैच खेल रही है, दो टीमों के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? भाई असंभव, दोनों जीत नहीं सकती, एक को तो हारना पड़ेगा। या मैं आपसे कहूँ पासा फेंक रहे हैं और पासे पर अंक 7 आ जाए, तो 7 तो आ नहीं सकता। कुल इस पर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, और घटना अगर निश्चित है कि भाई घटना घटनी ही है, ये तो होना ही है, घटना फिक्स है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, असंभव की 0, निश्चित की 1। अब जो प्रायिकता का मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है भाई, 0 और 1 के बीच में ही होता है। 0 1 हो सकता है भाई, ठीक है, लेकिन 0 1 के बीच में होता है हमारा किसका मान? प्रायिकता का मान। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता p है और ना होने की क्या है? q मान लो, तो मतलब दोनों का योग कितना होगा? 1 आएगा। कितना होगा? 1 आएगा। ठीक है भाई, और चाहे आप ऐसे बोल सकते हो कि होने की बराबर 1 माइनस ना होने की, और ना होने की बराबर 1 माइनस होने की, इसको उधर ले जाओ, है ना। तो अगर हमको घटना कोई दी है होने की और क्या पूछे? ना होने की, तो 1 में से माइनस कर दो, और ना होने की दी है क्या पूछे? होने की, तब भी 1 में से माइनस कर दो। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आज बारिश के होने के चांस, मतलब प्रायिकता, चांस मतलब प्रायिकता, सिंपल सी बात। ठीक है, आज बारिश के चांस है 70%, 70% चांस है कि बारिश हो सकती है। कैसे पता किया? मौसम को देख। तो बताओ ना होने की चांस कितने हैं? बोले 30%। भाई 100% भी तो होते हैं, 100 में से माइनस कर दिए, है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका कुछ मेन पॉइंट बेसिक थे। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वेश्चनों। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं भाई। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। तो अगर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई। ठीक है, लाइक भी करो, शेयर भी करो। ठीक है, तो देखते हैं भाई, थोड़ा हमारा भी और अच्छे से मन लगेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। अच्छे क्वेश्चन लिए हम लोगों ने। ठीक है, किसी कक्षा के 18 लड़कियों और 12 लड़कों के औसत प्राप्तांक क्रमशः 30 और 38 है, तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा? बताइए, क्या बन रहा है क्वेश्चन आप लोगों से? पढ़ाई चल रही है, आप लोग इतना पढ़ रहे हो तो बन ही रहा होगा, है ना। 18 लड़कियों और 12 लड़कों के औसत दिए गए, मतलब 18 लड़कियों का। और देखो, सबसे पहले हम बात, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है औसत का, वो तो आपने पढ़ा ही है। औसत का क्या होता है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ठीक है भाई, कुल पदों का योग वो बटे कुल पदों की संख्या। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप समझ जाना भाई। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पर। अब देखो औसत, हमको देखो यहाँ पर संख्या दी गई है, मतलब कुल संख्या दी गई है, और औसत भी दिया है। तो संख्या औसत दिया है, इसमें गुणा कर देंगे। तो मतलब औसत का गुणा हम किसमें कर देंगे? संख्या में, है ना, कुल संख्या में। ठीक है भाई, तो क्या बचा हमारा? कुल पदों का योग। तो मतलब कुल पदों का योग हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई? कुल पदों का जो योग हमको निकालना होता है वो हम कैसे निकालते हैं? भाई इसे गुणा कर दो इस संख्या का, किसमें? औसत में गुणा कर दो, यहाँ से इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला वही है, अलग से फॉर्मूला नहीं है आप लोगों का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम डायरेक्ट करेंगे। इससे मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला में कैसे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना है कुल औसत। कुल औसत मतलब कि पूरी कक्षा का औसत। तो भाई कुल औसत क्या आएगा देखने जा रहा हूँ। तो कुल के लिए तो सिंपल सी बात है, कुल योग चाहिए हमें। कुल योग मतलब इनका भी योग चाहिए। तो 18 गुणा कर दो किसका? 18 गुणा इसका औसत कितना है? 30 है। 18 गुणा 30 में कर देंगे तो ये आ गया 18 लड़कियों का कुल योग आ गया। 18 लड़कियों का कुल योग आ गया, प्लस 12 लड़के हैं तो 12 लड़कों का गुणा कर दो किसमें? 38 संख्या में। क्यों? क्योंकि 12 लड़कों का कितना औसत है? 38 है। तो ये आ गया 12 लड़कों का कुल योग, और बट्टे क्या होता है? कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं? 18 लड़की हैं, 12 लड़के हैं, तो कितने हो गए? 30। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करना था, है ना। तो 18 दिए 54, 540 आपके ये हो गए। 12 अट्ठे 96, 6 9, 12 36 और 9 45। ठीक है भाई, और बट्टे में कितना है? 30। तो आ गया 5 4 9, ये भी 9, ये 6 और बट्टे 30। 3 से काट दो पहले, 3 1 3, यहाँ काटो, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 2 6, 332 बट्टे 10, 10 का भाग देंगे तो 33.2। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई,
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना था, बस आपको कुल पदों का योग निकालना था। योग कैसे निकालते हैं? कुल पदों की संख्या में औसत का गुणा कर दो जिसका औसत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंकड़े x1, x2, x3 का और डॉट डॉट xn का माध्य, माध्य मतलब कोई औसत या माध्य, समांतर माध्य एक ही बात होती है भाई, x बार दिया है। अब इन संख्याओं में बोल रहे हैं a का अगर इंटू कर दें, इनमें a का इंटू कर दें तो माध्य क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, a इंटू कर दो आप, माध्य में आ जाएगा। कैसे भाई? देखो भाई, आपको तो फॉर्मूला तो आपने भाई पढ़ा है ना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये तो पढ़ा ही है ना, हम सब उसी से करेंगे। संख्या कितनी है? n। यहाँ पर ऊपर एक कॉमन आ गया ना भाई, तो क्या बचा? x1 प्लस x2 डॉट 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 xn, और बट्टे में तो n है, और ये तो उन्होंने बोला है कि ये x है, इनका माध्य कितना है? इनका माध्य x बार है, तो यहाँ पर इसको लिख दिया हमने x बार, तो आ गया ना भाई x बार। ऐसे कोई भी संख्या सब में कॉमन हो उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक और -2 इंटू माध्य, ठीक है भाई, बताओ क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? बहुलक। क्या होता है? बहुलक। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है, फॉर्मूला होता है 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य इक्वल टू क्या? बहुलक। बहुत पूछते हैं, इसको अच्छे से करना भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आंकड़ों की मध्य का क्या होगी? आंकड़े दिए गए हमको 3, 6, 10, 12, 7 और 15। हमको निकालना है माध्य का। माध्य का या फिर माध्यक एक ही बात है, इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। अब बात यहाँ पर कहते हैं कि मैंने बताया था आप लोगों को, जब आंकड़े दिए गए हों, तो आंकड़े दिए गए हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मानों को आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम मानों को लिख रहे हैं आरोही, आरोही मतलब कि बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा पहले, चलो 3, उससे छोटा 6, सॉरी उससे बड़ा, बढ़ता क्रम मतलब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर 7, फिर 10, फिर 12 और फिर 15। हो गए पूरे, गिन लो एक बार, कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही लिखे भाई। अब यहाँ पर लगा दो भाई मात्र 6, 6 मतलब क्या है? सम है भाई। n बराबर कितना है? 6 है ना, और 6 क्या होता है? सम। सम मतलब कि इवन नंबर, ठीक है भाई। तो लगा दो फॉर्मूला 1/2 n/2 बापद, बापद या बापद का मान एक ही बात है भाई, और n/2 प्लस बापद, है ना, या बापद का मान एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। n/2, n कौन है? 6, तो 6/2 कितना आएगा? तीसरा पद। थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, चल जाएगा इतना तो भाई। और 6/2 यानी 3 + 1 चौथा पद, तो तीसरा पद और चौथा पद। मेरे को जोड़ मत देना भाई कि 3 और 4 7वां पद कर दो, नहीं, तीसरे पद का मान रखना है। तो जो हमने आरोही क्रम में लिखा था उसमें से रखना है, इनमें से नहीं, ये तो आगे पीछे भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा मान कौन है? 7, और चौथा मान कौन है? 10। ये आ गए 17। कितने आ गए? 17, और बट्टे में 2 तो है ही भाई, 2 से काटोगे तो 8.5, 8.5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला। फॉर्मूले थोड़े से तो है भाई, याद कर लो, 2-4 फॉर्मूले हैं। अगला देखते हैं। अगला भी सेम वही है, बस यहाँ पर पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं भाई। अब 9 पद हैं तो क्या होगा? विषम है, n बराबर कितना है? 9, और 9 कितना होता है? विषम होता है भाई। तो विषम के क्या लगा देंगे? विषम का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2 पद, या विपद का मान, एक ही बात है, विपद का मान। चलिए भाई, अब यहाँ पर कितना आ गया? n का मान 9, तो 9 + 1/2 यानी कि 10वां पद का मान, 10/2 यानी कि 5वें पद का मान। अब 5वें पद का मान क्या आएगा भाई? 5वें पद का मान, अब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नहीं भाई, पहले इनको लिखेंगे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखो। पहले 2, फिर 3, फिर 5, ठीक है, फिर 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 9 है, फिर 10, फिर 11 नहीं है, 11 है, 12, 12 भी नहीं है, 13 है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18 है, ठीक है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई, गिन लिया करो, क्यों? कहीं ऐसा ना हो मैं गलती से कोई छूट गया उनसे, ठीक है, छूट जाता है। चलिए अब वो कह रहे 5वां पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वां कौन है? 9। तो उसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है?
चलिए, कोई भी दिक्कत होती है, कोई लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है या कोई समस्या है, आपको डाउट लग रहा है या फिर हमने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि कभी बार ऐसा हो जाता है ना, तो भाई आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, उसका आपको तुरंत आंसर मिलेगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। आपको क्वेश्चन को दोबारा समझना हो तो अगली क्लास में ही समझा देंगे, बस आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। प्रथम 7 विषम प्राक संख्या, प्रथम 7 विषम प्राक संख्या, विषम बोल रहे हैं, प्राक मतलब पॉजिटिव वाली, तो विषम बोल रहे हैं तो 1 3 5 7 9 11 13, वही 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इनकी हमको माध्यिका निकालनी है, तो एक क्रम से तो लिखेंगे भाई, कभी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये होता है कि भाई क्रम से लिखी हुई है, डायरेक्ट इनको दोनों को जोड़ दो, 13 14 14 बट्टे 2 कर दो, ठीक है, ऐसे भी निकल आता है भाई, ठीक है, 14 बट्टे 2 यानी कि 7। अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो खैर इसको छोड़ो, आपको तो कितने 7 पद हैं, तो क्या आएगा n+1/2, क्योंकि 7 क्या होता है विषम, यानी कि 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि चौथा पद, कौन सा पद, चौथा पद। आप तो इससे करो भाई, ठीक है, उसको छोड़ो। तो चौथा पद कौन सा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा 7, आंसर कौन सा है 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप गिनना है समय या विषम है, लेकिन ध्यान रखना आरोही क्रम में जरूर लिख लेना भाई, गलती ऐसे कर लेते हैं बस फटाफट शुरू कर दिया, नहीं। निम्न प्रेक्षणों की बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक का मान निकालना है। अब बहुलक तो मैंने आपको बताया ही था, बहुलक का मतलब होता है जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो, मतलब बार बार आया हो, बारंबारता चेक करनी है पद की बारंबारता, जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, बारंबारता मतलब जो पद सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या होता है बहुलक। देखो जरा इसमें कौन कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार, 3 तो आया 1 बार, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार, 4 भी आया है 1 बार, 5 भी 1 बार आया है, 6 1 बार आया है, 7 भी भाई 1 बार आया है, 8 भी 1 बार आया है, 9 1 2 3 4 9 आया भाई 4 बार, 9 4 बार आ गया, ठीक है। और क्या है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है ना, 12 कितनी बार आया, 12 भी 1 बार आया। अच्छा चेक कर लो सही दिखाएगा, आपने कोई छूट तो नहीं गया, 2 3 4 5 6 7 8 4 12 13 पद हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है भाई। तो सबसे ज्यादा बारंबारता, ये बारंबारता होती है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है वही क्या होती है बारंबारता। सबसे कौन आया, 9 आया भाई, 9 कितनी बार आया 4 बार, तो इसका बहुलक आंसर 9 ही हो जाएगा। इतना सा काम करना है बस, मतलब आपको सिर्फ इतना देखना है कौन सा पद सबसे ज्यादा बार आया है। बढ़े आगे, प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 5 संख्या ले लो भाई, 1 2 3 4 5, इनका क्या निकालना है समांतर माध्य, माध्य जानते ही हो कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, जोड़ दो, 5 4 9 3 12 13 14 15, और पद कितने हैं 5 5 3 15, नंबर बी। ये तो सिंपल था भाई, ये तो सबसे बन गया होगा। चलिए कुछ यहाँ पर थोड़े से लेंथी क्वेश्चन दे दिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों को करना है, अगर आपको नहीं आते, आपको लगता है भाई हमें सर आप इनको करवा दीजिए, तो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दैनिक मजदूरी हमको दी गई है, तो यहाँ पर हमारे मतलब ये अंतराल हमको दिया हुआ है, ठीक है भाई, अंतराल यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप अंतराल यहाँ पर लिख देना, थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा, ठीक है। ये अंतराल दिए गए हैं 520 से 540 और 500, संख्या कुछ ज्यादा बड़ी दे दी हमने भाई, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और 560 से 5, ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं आप लोगों से एग्जाम में, पर बाई चांस भाई क्या कह सकते हैं, भांग खा के पेपर बनाते हैं, भांग खा के सिलेबस चेंज कर रहे हैं, भांग खा के रूल्स चेंज कर रहे हैं, तो क्या पता भांग खा के पेपर बना दें भाई, कोई ठिकाना थोड़ी है, ये ऐसे वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर ये क्या दिए श्रमिकों की संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं बारंबारता, क्या बोलते हैं बारंबारता, यानी कि आप बोल सकते हो इसको एफ, ठीक है भाई। तो एफ भी हमको कितना दिया है 12 14 8 6 10, इसका मतलब ये होता है कि 500 से 500 के बीच में जो श्रमिक हैं उनकी जो मजदूरी है वो कितने 12 लोगों की है, मतलब 12 लोगों को इतने पैसे मिलते हैं, 14 लोगों को इनके बीच में मिलते हैं, 8 लोगों को इसके बीच में मिलते हैं, आंकड़ा है भाई, एक डेटा हमने इकट्ठा किया हुआ, ठीक है, इसको तो बोलते हैं स्टैटिक। और होता क्या है भाई, अब यहाँ पर ये एफ हो गया, तो हमको पहले एक्स निकालना है, एक्स मतलब कि हमको मध्यमान निकालना है, क्या निकालना है भाई मध्यमान, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स, कुछ लोग इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोल सकते हो, वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान, ठीक है, वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान, एक्स का मान इसको बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है भाई। निकालते कैसे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो,
500 और 520 को जोड़ के आधा कर दो, ऐसे निकाल दो, दोनों को जोड़ो, 1000 हो गए, आधा कर दो, 510 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। या फिर तरीका और है कि इनके बीच का देख लो, बिल्कुल बीच का, तो 500 और 520 के बीच का कौन होगा भाई? 500 और 520 के बीच का, बिल्कुल बीच का 510 ही तो होगा। दोनों तरीके आपके कर सकते हो, ठीक है। दोनों को जोड़ के आधा कर दो या फिर बिल्कुल बीच का देख लो। अब देखो सब में अंतर कितने का है? सब में 20 का अंतर है, तो यहाँ पर सब में 20 का अंतर आता जाएगा भाई। 530, 550, 570 और 590। लो भाई, ऐसे कर लो, चाहे फिर वही कहानी, दोनों जोड़ के आधा, दोनों जोड़ के आधा, ठीक है, या फिर वो बीच का, या फिर 20 का अंतर है तो 20 बढ़ाते जाओ ना भाई, खत्म कहानी। ये हमारा x आ गया, हमारा f आ गया। अब हमको निकालना क्या? f इंटू एस करना है बस। मतलब इनका इंटू करना। अब इनका इंटू कर दोगे भाई, बोलो कर देंगे। अब इंटू संख्या बढ़ी है इसलिए मैं नहीं कर रहा, इंटू करोगे तो यहाँ पर संख्या आती जाएगी, इन सबको जोड़ देना बस। यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। जोड़ने पर क्या आएगा? जोड़ने पर लगता है सिग्मा, यानी कि समेशन, इसका मतलब होता है जोड़ना। अंतराल दिया है, एफ दिया, हमने बस एक्स निकाला, एक्स निकाला, सबको आ गया मध्यमान या फिर वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको हम। दोनों जोड़ के आधा कर दो या फिर बीच का ले लो, आ गया। इन सबको जोड़ दो, बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और इनको जोड़ दो, बन जाएगा सिग्मा एफ। बस अब इसमें इसका भाग दे दो, फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कर लोगे आराम से, इसमें बस इसका भाग देना है, ठीक है। तो जोड़ लो, गुणा करके इनका गुणा करना और जोड़ देना बस, और इसको जोड़ देना और भाग देना, ठीक है भाई। तो आराम से कर लोगे बात। ये क्वेश्चन आपको और दिया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं आया तो फिर बताना, फिर मैं अलग से करवा दूंगा, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। चलिए अब यहाँ पर देखो, बहुलक पूछा है। क्या पूछा है भाई? बहुलक। तो बहुलक तो क्या सिंपल ही होता है, इसको तो मैं अभी निकलवा देता हूँ। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हालांकि आपको, तो चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। रोगों की संख्या मतलब हमको यहाँ पर एफ दिया हुआ है, रोगों की संख्या मतलब यहाँ पर ये एफ दिया है, ठीक है। एफ मतलब बारंबारता बोलते हैं इसको हम, बारंबारता या फ्रिक्वेंसी, यानी आवर्ती भी बोल देते हैं, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है। चलिए 5 से 15, 15 से 25, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोग सब चीज करके जाओ भाई, ठीक है। और 45 से 55, लास्ट वन क्या है? 55 से 65 भाई, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें देखो जरा, देखो यहाँ पर कितने दिए? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इसमें हमें कुछ निकालना ही नहीं है भाई, कुछ नहीं निकालना, इसमें हमको कुछ निकालना ही नहीं है। लो, बहुलक में कुछ निकालना ही नहीं होता, अच्छी बात तो बस यही है बहुलक की, बहुलक में अच्छी बात यही है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का z बराबर L1 या L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H मतलब कि अंतराल, ठीक है। बस ये करना है। बहुलक तो बहुत सिंपल है भाई, ये लगाया हमने फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो सब वैल्यू पता होना चाहिए इसमें, सब बताओ, सबसे ये एफ की वैल्यू है, सबसे बड़ी इसमें कौन सी वैल्यू है? बारंबार तक क्या होती है सबसे बड़ी वैल्यू? ठंड लग रही भाई, चलो, गर्मी तो बहुत है वैसे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है बताओ इसमें? 23, तो ये हमारा हो जाएगा F1। बताया था जब फॉर्मूला पढ़ाया था कि F1 मतलब क्या होता है? F1 मतलब होता है, चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। F1 ये हमारा क्या है? F1 ये हमारा क्या है? F1। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता क्या है? 23। इससे पहले वाले क्यों बोलते हैं F0? वन से पहले क्या आता है? 0, और वन के बाद क्या आता है? 2, तो इसको बोल देंगे F2। सबसे पहले आप पता करो उसमें बड़ा कौन है, उसको नाम देंगे F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब कुछ कहेंगे सर अगर ये 23 यहाँ होता, उसके ऊपर कुछ होता नहीं तो 0 मान लेंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। नीचे नहीं होता कुछ तो F2 क्या होता है? F2 0 हो जाता। भाई आपको तो सबसे बड़ा वाला क्या मानना है? F1 मानना है। अब बड़ा वाला जो F1 मानना है उसके ऊपर देख लो, ऊपर है वो F0, नीचे है वो F2, नहीं है तो 0, ठीक है भाई। बस अब इसमें रख दो। H क्या होता है? अंतराल। इसमें कितने का अंतर है? सब में 10 का अंतर है भाई, तो H का मान 10 हो गया। L क्या होती है? L होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग तो यही होता है F1 वाला, इसकी निम्न सीमा। तो ये 35, 45 में निम्न कौन है? 35, उच्च कौन है? 45। तो 35 को हम क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। रख दो भाई, L हमने रख दिया 35 निम्न सीमा। F1 हमारा कितना है? 23। F0 कितना है? 21, और 2 इंटू F1, F1 कितना है? 23, F0 21, F2 14, और H कितना है? H अंतराल कितना है? 10। अब इसको हल तो कर लोगे भाई कि नहीं कराऊं बताओ। यहाँ बचे कितने? 2, 23 दूनी 46, 46 से कितने गए?
20, 30, 35 है ना, तो कितने बचे 5, 6, 11 और यहाँ पर कितना है 10। चलिए अब आप लोग कर लेना, 10 दूनी यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 में 11 का भाग देना और 35 को जोड़ देना, ठीक है, आपका आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा माध्यक, माध्यक मतलब कि मध्यका। तो मध्यका का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मध्यका का जो मध्यका है या इसको बोलते हैं माध्यक, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बोल दो, चाहे फिर कैपिटल एफ बोल दो, ठीक है भाई, अपॉन स्मॉल एफ और इनटू में क्या होता है एच। इसको कैसे करते हैं सबको पता है। पहले हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे भाई, पहले अंतराल, जो हमको अंतराल लिख देंगे, इसमें हमको बस एक चीज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ हमको दिया है बारंबारता, बस यहाँ पर निकालना है आपको संचयी बारंबारता, बस आपको संचयी बारंबारता निकालनी है, यानी कि सी एफ निकालना है, बस इतना सा काम आप लोग कर लेना है इसको, ठीक है। नहीं आया तो फिर बताना, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ पर दी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, तो करने कैसे, इनको जोड़ते जाओ, 2 को लगा पहले, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, 28, 2, 30, इस टाइप से, ठीक है। करना नहीं आया तो फिर बताना, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सांख्यिकी हमने खत्म कर दी यहाँ पर, ठीक है। हमने बड़े क्वेश्चन ले लिए और पूरे बेसिक भी इसे कर लिए, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले हैं 4-5 वो याद होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, किसके, प्रायिकता के, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी। हमें पूरा 1 शॉट में खत्म कर रहे हैं पूरा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हमें में से कौन सा विकल्प सही है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, बताइए जरा। पी मतलब प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, हाँ भाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के बराबर भी होता है, 1 के बराबर, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 भी होता है और 1 भी होता है। अगर घटना असंभव है तो 0 होता है, निश्चित तो 1 होता है और उसके बीच में तो होता ही है। तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और बराबर, इसमें किसका बड़ा बराबर, इधर जिस तरह मुंह खुला है उस तरफ हम बड़ा पढ़ते हैं, जिस तरह मुंह बंद है उस तरफ, ऐसे मैंने कहा यहाँ लिखा है मान लो संजय और ये सचिन राज, यहाँ लिख दिया रवि। अब बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो, इसका मुंह किस तरफ खुला है, इस तरफ खुला है, मतलब संजय बड़ा है, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा होता है और इस तरफ मुंह बंद है उस तरफ छोटा होता है। इसको हम दोनों तरफ से पढ़ लेते हैं भाई, एक तरफ से नहीं पढ़ते। यहाँ बोल सकते हैं कि संजय बड़ा है रवि से, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, रवि छोटा है संजय से, बात ठीक हुई ना, संजय बड़ा है तो रवि छोटे तो होगा भाई, ठीक है। ऐसे तो इस चिन्ह को आप दोनों तरफ से पढ़ सकते हो, बस ध्यान रखना जिस तरफ मुंह खुला उस तरफ बड़ा पढ़ते हैं बस, और बंद उस तरफ छोटा पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप आप लोगों को चिन्ह पढ़ना आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये सही है, पी का मान 1 से छोटा होता है, नहीं होता भाई, और 1 से 0 से बड़ा तो बराबर, तो भाई मेन पॉइंट ये सही है, करेक्ट है ना, ये दोनों भी सही है, पर ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें 1, 0 भी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। भाई हमको सबको पता है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है भाई, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 30% मतलब 30/100 भाग दो, कितना आ रहा है 0.3, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 50% कितना आएगा 0.5, बिल्कुल हो सकता है भाई। 10% कितना आएगा 0.1, है ना, ऐसे ही आएगा ना, भाग दे लोगे ना भाई, प्रायिकता बट्टे में 100 लगा दोगे ना परसेंट के लिए, तो 1/10 यानी कि 0.1, ये भी हो सकता है। लेकिन 1.5 क्या हुई, 1.5 हो गई, यहाँ परसेंट नहीं लगा ना, 1.5 हो गई, यानी 1 से ज्यादा प्रायिकता हो से ज्यादा नहीं होती है, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती है। इसमें मिनट चलिए आगे बात करते हैं, एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर अंक 9 आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंक रहे हैं, पासा तो आप जानते हो ना, जब लूडो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, पासा फेंकते हैं ना, तो पासे पे हमारे अंक होते हैं, एक साइड एक बंदी लगी रहती है, 2, 3, 4, 5, 6, तो पासे पर हमारे 6 अंक होते हैं। फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, जो अच्छे जिसको अच्छा सही गुण चलता है उसको 6 आते हैं बार बार, तो फिर मेरे 6 आ गए, 6 आ गए, गोटी खुल गई, गोटी खुल गई भाई, चल। तो यहाँ पर अंक 9, तो अंक 9 तो इसमें होता ही नहीं है भाई, अंक 9 कहाँ से आएगा, तो अंक 9 तो प्रायिकता आ ही नहीं सकता पासों को फेंकने पर। तो घटना कैसे, असंभव, असंभव प्रायिकता क्या होती है 0, सबको पता है। घटना कैसी, असंभव, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है भाई। ऐसे क्वेश्चनों को भी करके जाओ, क्वेश्चन आपको हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां भी बहुत हो जाती हैं, अफसोस होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी हमसे गलत हो गए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन करो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी करके जाओ। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आना है, 4 से बड़ा अंक, भाई पासे पर कितने अंक होते हैं, टोटल 6 अंक होते हैं, वो कह रहे हैं 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा आए, 4 नहीं आए, 4 से बड़ा, 4 से बड़े तो 2 ही है भाई। तो अनुकूल परिणाम और नीचे क्या होते हैं, कुल परिणाम। अनुकूल क्या, अनुकूल मतलब क्या होता है भाई, जो क्वेश्चन है पूछ रहे हैं आपसे वही तो अनुकूल है। अनुकूल मतलब जो पूछ रहे हैं आप लोगों से, अनुकूल कह रहे हैं 4 से बड़ा, 4 से बड़े कितने हैं 2, तो 2, कुल कितने हैं 6, 2/6, यानी काट दो, प्रायिकता गई 1/3। ऑप्शन नंबर डी, कितना सिंपल है प्रायिकता, बताओ।
अगला देखते हैं, बरसात का मौसम है भाई, ठीक है, तो हो सकता है बरसात क्वेश्चन आपसे पूछ ले। चलिए, यदि कल बरसात होने की, खैर मजा कर रहा था भाई मैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर कल बरसात होने की प्रायिकता 2/, सॉरी कल नहीं, हाँ कल ही है। कल बरसात होने की प्रायिकता 2/3 है, तो बरसात ना होने की क्या होगी भाई। अब 3 में से 2 चांस किसके हैं होने के, तो बता कितना, एक चांस, मतलब एक चांस क्या होगा ना होने का। भाई कुल कितने हैं, कुल तो 3 चांस है ना भाई, 3 में से कह रहे हैं 2 तो ना होने के चांस है, तो बचा कितना, एक चांस, तो बोला एक हमारा ना होने का हो गया। खैर छोड़ो, ऐसे भी कर सकते हो आप कि कुल प्रायिकता होने की दी है कितना, 2/3, तो ना होने की 1 में से माइनस कर दो, बताया था ना कि 1 में से माइनस कर दो। 3 में से 2 गए तो 1/3। तरीका तो वही है भाई, कैसे भी कर लो, आना तो वही है, कान के से पकड़ लो। चलिए अगला, एक पासे की फेंक में एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को फेंक रहे हैं, सम संख्या आए, तो एक पासे पर 6 अंक होते हैं, तो बताओ 6 अंकों में से सम कितने होते हैं, विषम कितने होते हैं, पता होना चाहिए। 3 हमारे सम होते हैं, 3 हमारे विषम होते हैं। 2 4 6 ये हमारे होते हैं सम, और 1 3 5 ये होते हैं हमारे विषम। अगर आपसे पूछते हैं सम होने की, सम कितने हैं 3, और कुल कितने हैं 6, तो आएगा 3/6 यानी 1/2। अगर आपसे विषम सम की पूछते हैं चाहे विषम की पूछे, बात वही है, सम भी 3 है विषम भी 3 है, तो 3/6। तो ये दोनों की सेम ही आती है, सम के और विषम के दोनों की प्रायिकता सेम ही आती है, ठीक है भाई, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है। 52 पत्तों की तासी गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक ईंट की बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। भाई 52 तासी गड्डी सब लोग जानते होंगे, देखी होगी, खेले भी होंगे, है ना, बहुत लोग तो खैर खेल खेले बैठे हैं, ठीक है। तो 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में क्या होते हैं, हमारे 13 पत्ते होते हैं, आपको पता होगा 13 पत्ते होते हैं। 13 हमारे ईंट के होते हैं, 13 हमारे पान के होते हैं, 13 हमारे हुक्म के होते हैं, और एक हमारे चिड़ी, चिड़चिड़ी रहती है बहुत ज्यादा, चिड़ी मतलब चिड़चिड़ी रहना, ठीक है। अब ईंट हमारा कैसा होता है, लाल होता है भाई, ध्यान रखना। पान भी हमारा लाल होता है, आपको पान लाल कहाँ होता है, होता है ना खाने का, वो तो लाल होता है। हुक्म हमारा काला होता है, और चिड़ी भी हमारी काली होती है भाई, ठीक है। सब में 13 पत्ता होते हैं, 13 पत्ते सब सेम होते हैं ना, एक से स्टार्ट होते हैं, इक्का बादशाह इक्का, दुक्की दुक्की तिक्की चौकी पंजी शक्ति सत्य अठ्ठी दयाली गुलाम बेगम बादशाह इक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं ईंट की बेगम, अब बेगम भी एक होती है, सब में होती है, ईंट की बेगम भी होती है, पान की भी होती है, हुक्म की होती है, चिड़ की होती है। वो कह रहे हैं ईंट की बेगम ना हो, बेगम तो एक ही, ईंट की तो बेगम तो एक ही होती है ना भाई। वो कहते हैं पूरी बेगम, तो बेगम 4 होती है सबकी, पर ईंट की बेगम, बेगम तो ईंट की एक ही होगी, तो एक बेगम नहीं होनी चाहिए। और कुल पत्ते कितने, 52, तो क्या आएगा 1/52। ईंट की बेगम ना प्राप्त, ईंट की प्राप्त होने की प्रायिकता बोल रहे, ईंट की बेगम प्राप्त हो कब होगी, जब खुद ईंट की बेगम ही निकले, यानी कि 1/52, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 52 पत्तों में सिर्फ एक पत्ता है ईंट का, बेगम का, तो 1/52 प्रायिकता है इसकी, 52 में से सिर्फ एक भाग इसकी प्रायिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कारण 12 खराब पेन, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में लगे, मतलब सेम सेम पेन है, बिल्कुल एक जैसे पेन है 132, ठीक है, अच्छे पेन है, और 12 कितने हमारे खराब पेन है, तो भाई कुल कितने हो गए 144, मतलब कुल पेन 144 है, मतलब 12 खराब थे वो अलग रखे थे, 132 सही वाले अलग रखे थे। एक बच्चा आया उसने मिला दिए, अब पेन तो जैसे, अब बड़ा कंफ्यूज है, या तो सबको चला चला के चेक करो भाई, चल रहा है, क्योंकि वो 12 पेन खराब उसमें मिल गए ना भाई, तो चला के अपन जब पेन लेने जा दुकान पर लेने जाते हैं क्या करते, चला के चेक करते हैं, क्यों करते, इसलिए करते हैं, सुबह में खराब पेन मिला दिए गए होंगे, ठीक है। खैर तो भाई यहाँ पर कुल पेन कितने 144 हो गए। अब एक पेन निकाल रहे हैं, क्योंकि पता तो है नहीं, चला के चेक तो कर नहीं सकते भाई, तो वो कह रहे हैं खराब पेन मिल गए, तो मिस्टर एक पेन निकाल रहे हैं हम, तो निकाल गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता कितनी है, अच्छा की प्रायिकता देखो भाई, कुल पेन 144 है, कुल परिणाम कितने हो गए 144, फॉर्मूला भी होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 144, वो कह रहे हैं अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा कितने है 132 है ना भाई, तो आंसर आएगा 132/44। वो कहते हैं खराब पेन होने की, तो खराब कितने हैं 12, तो 12/44। भाई क्वेश्चन तो कैसा ही पूछ सकते हैं आप लोगों से, वो आपसे कहें कि पेन के खराब होने की प्रायिकता, तो 12/144, वो कहें पेन के अच्छा होने की, तो 132/44, क्यों, कुल ऊपर क्या अनुकूल, अनुकूल क्या होता है जो क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं वही अनुकूल है, पूछ क्या रहे हैं अच्छा होना, तो अच्छे कितने हैं 132, वो पूछते खराब होना, तो खराब होना क्या होता है अनुकूल होता है आपके लिए। अब काटा पीटी तो आपको आती होगी भाई, काट दोगे 4×3=12, 4×3=12 है ना, और 4×3=12, 4×6=24, फिर 3 से काट दो, 3×3, 3×3, 3×2=6, 11/12 यहाँ पर आ गया, यहाँ भी काट दो, आ जाएगा 1/12, ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो। और फिर मान लो अच्छा होने की आ गई तो 1 में से माइनस कर दो, खराब होने की आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो आप।
11/12 को 12 से माइनस करोगे तो कितने आएगी, अच्छे अच्छे की ये है तो खराब की कितनी आएगी, 1/12। ऐसे भी कर सकते हो, एक निकाल लो दूसरी अपनी 12 से माइनस कर दो। जब भी आपसे ऐसे पूछे कि अच्छे की पूछे खराब की पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक निकाल लो अच्छे की या खराब की, तो 12 में से माइनस कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 बल्बों के एक समूह में, सेम क्वेश्चन वही है, 4 बल्ब खराब है, 20 बल्ब है यहाँ पर, 20 बल्ब पहले से ऑलरेडी है, उसमें 4 खराब है भाई, यानी सही कितने हुए, सही तो 16 ही बचे ना भाई। ठीक है, एक बल्ब निकाल रहे हैं, खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी, खराब बल्ब की खराब कितने हैं, 4, कुल कितने हैं 20, 1/5 प्रायिकता होगी भाई। क्लियर है, वो कहते सही की तो क्या आता, सही कितने हैं इसमें, 16, 16 कुल। क्लियर है, समझ में आ रहा है, हम दोनों चीज लेके चल रहे हैं। चलिए, दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, दो पास हैं आपके पास, उन दोनों को हमने ऐसे उछाला, ऐसे क्या, ऐसे ऐसे उछालते हैं पासा, ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं ना, उछाल दिया भाई। दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्या गुणनफल 6 आए, आई संख्याओं का गुणनफल 6 आना चाहिए। भाई दो पासे हैं, दो पासों को फेंक रहे हैं, लेकिन दोनों पर ऐसे अंक आए, गुणा करें तो 6 आए। ऐसे मान लो इस पे मैंने फेंका, इस पे 2 आ गया, तो इस पे मान लो 3 आ गया, तो 3 दूनी 6 आ रहा है। ऐसे अंक आने चाहिए। अब यहाँ बनाएगा तो नहीं लेंगे, क्यों, बन तो आ सकता है पर लेंगे नहीं, वो कह रहे हैं 6 आना चाहिए गुणा होने पर। ठीक है, या हो सकता है इस पे 3 आए तो इस पे 2 आए, तो भी 6 आ रहा है। हो सकता है इस पे 1 आए, इस पे 6 आए, तब भी 6 आ रहा है। हो सकता है इस पे 6 आए, इस पे 1 आए, तब भी 6 आ रहा है। हो सकता है इस पे, और 6 कब आता है भाई, बताओ। हम्म, 1 2, एक, एक नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 हो गया, 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 नहीं, ठीक है, 4 4 से 6 आते ही नहीं, 4 1 4 2 नहीं आएगा, 4 5 है ना, 5 5 भी नहीं, 6 यही आएंगे, सब 4 ही आएंगे बस। ठीक है, 4 ही आने चाहिए ना, और आप बताओ। ठीक है, तो 4 हमारे हो गए, और कुल कितने हैं, कुल भाई दो पासे फेंक रहे हैं ना, तो 6 गुणा 6 कुल होंगे आपके 36। कुल कितने होंगे, 36। 36 वगैरह कैसे होंगे, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 तीसरे 3, पहले 1 तीसरे 4, पहले पे 5, पहले पे 6, ऐसे 6 तो ही हो गए। अब पहले पे 2 कर लो, फिर 2 1 2 2, फिर 3 1 3, ऐसे 6 हो जाएंगे, तो 6 6 36 हो जाते हैं। ठीक है, और 36 में कितने 4 बन रहे हैं, तो 4/36, 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अनुकूल कितने हो रहे हैं, 4, 4 संख्या ऐसी हो रही है, दोनों पासों का गुणा करने पर 6 आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, अच्छी तरह फेंटी मेटी ये सब बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है, यादृच्छा मतलब बिना देखे, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का है और ना ही बेगम, ना तो लाल लाल रंग का है और ना ही बेगम। तो देखो, अभी बताया था मैंने कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं और काले कितने होते हैं। तो भाई ईंट और पान क्या होता है, लाल होता है भाई, बताया था। तो 26 पत्ते तो भाई आपके हो गए लाल। ठीक है भाई, और 26 किसके हो गए, हुकुम और चिड़ी ना, हुकुम और चिड़ी, तो 26 हो गए भाई आपके काले। तो कह रहे लाल तो नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए मतलब 26 तो ये नहीं होना चाहिए, और ना ही बेगम। तो बेगम भाई, दो बेगम तो इसमें आ गई ना, दो बेगम ये बची, ये बेगम भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पूरा बेगम का कलर नहीं बोला, तो भाई दो बेगम तो इसमें नहीं, दो बेगम यहाँ से और निकाल लो, तो कितने हुए 26 और 2 28 हो गए, मतलब 28 पत्ते तो नहीं होना चाहिए। समझो एक बार, 26 लाल रंग नहीं होना चाहिए, लाल कितने हैं 26, और ना ही बेगम, बेगम कुल होती है 4, दो होती है लाल, दो होती है काली, पर लाल तो इसी में आ गई ना 26 पत्तों में, बची कितनी काली, तो यहाँ से कम कर दो, तो बचे कितने 24। मतलब वो कह रहे हैं 26 पत्ते लाल और दो क्या बेगम और जुड़ जाएंगे, तो 28 आ जाएंगे, अनुकूल पड़ा, और कुल कितने हैं 52। तो हमारा आंसर आ जाएगा 28/52। 4 से काट दें, 4 28, 4 1 4, 4 3 12, 7/13 आंसर आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आए। एक सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्के पर आप जानते हो क्या आता है, सिक्के को उछालते हैं लेकिन दो उछाल रहे हैं, तो क्या आता है, हेड और टेल। हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए एक साथ, भाई दोनों उछाल रहे हो ना, दो सिक्के आपने उछाले, दोनों को हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे वाले पे टेल, हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, क्या पता भाई। तो कुल कितनी संभावना है, कुल संभावना 4 है भाई, कुल संभावना कितनी है 4 है। ठीक है, कम से कम एक चित्त आए, कम से कम एक चित्त तो आना चाहिए, कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम एक तो दो भाई,
ज्यादा से ज्यादा आप कितने, जैसे आपको तो एग्जाम में नंबर के कम से कम 80 नंबर तो चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा 80 पर अच्छी बात है, टॉप पर जाएंगे हम, एक कम से कम तो इतने आने चाहिए, तो कैसे आवे, कम से कम एक चित्त तो हो। तो देखो इसमें एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, एक चित्त मतलब हेड, पट्टा मतलब टेल, इसमें दो है, हाँ दो ले सकते हो, कम से कम एक हो, ज्यादा दोनों भी हो सकते हैं। इसमें देखो अगर दोनों पे टेल आता है, इसमें तो एक भी नहीं है भाई, वो कह रहे हैं कम से कम एक तो हो, तो वो कह रहे हैं एक चित्ता है, कम से कम एक चित्ता है, मतलब कितने हैं, तीन है, एक दो तीन, ऐसी संभावना है कि भाई कम से कम एक चित्त तो आ रहा है। तो तीन और कुल कितने, चार, 3/4। फिर एक ही तो नहीं है टेल टेल वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/4, कम से कम एक चित्त होने की प्रायिकता। चलिए, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर 2 हो। सेम वही कहानी वाला, वो अंतर 6 वाला, वो गुणा 6 वाला था, ये अंतर 2 वाला है। देखते हैं भाई, दो पासे चल रहे हो आप, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। ये तो बता दीजिए, 6 × 6, दो पासे एक पासे बस 6 होते हैं, तो 6 × 6 कितने हो गए, 36 बता दीजिए, मैंने दिया। एक के साथ आप लोग सब पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6, 36 हो गए ना भाई, 6 से जोड़ा बनेंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अंकों का अंतर 2 आना चाहिए, जैसे मान लो इस पर 2 है तो इस पर 4 है, या इसमें 4 है इस पर 2 है, अंतर 2 आ रहा है, 1 3 3 1, ठीक है भाई, 6 4 4 6, अंतर 2 आ रहा है। और बताओ, 5 3 3 5, बस और तो कोई लग नहीं रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप देख लेना। तो अनुकूल परिणाम कितने, इनका अंतर दो, मतलब माइनस करने पर अंतर 2 आना चाहिए ना, ऐसे दोनों पासों पर वो नंबर आएंगे, दोनों को घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 8 और बट्टे कितने हैं, 36, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 9 36, आंसर आ जाएगा 2/9। आई होप हमने सब टाइप को कवर कर लिया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे, हो सकता है कि आपको उसमें बहुत कुछ चीजें नई सीखने को मिली होंगी। अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल बेसिक से तो पढ़ाया है, बस आप ये देख लेते हो, इतना कर लेते हो, तो हो सकता है कि आपको इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको देखिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।